जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th की तैयारी आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो देखिए, ये जो एपिसोड मतलब अर्थात हमारे जो क्लास हैं वो प्रत्येक दिन शाम 6 बजे अर्थात 6 बजे क्लास का टाइम फिक्स किया गया है कि 6 बजे आपके पास क्लास पहुंचाई जाएगी प्रत्येक दिन। जैसे इसमें हम अभी बायोलॉजी, तो किसी दिन ज्योग्राफी की क्लास आपको पहुंचाई जाएगी। तो 6 बजे हमने अभी एक क्लास का टाइम फिक्स कर दिया है। अर्थात आप सब लोग सभी समय तैयार मतलब 6 बजे तैयार रहिएगा कि क्या नोटिफिकेशन हमारे फोन पे आया या नहीं आया, श्याम सर के द्वारा क्या क्लास ली गई है आज। ठीक है। और ये तैयारी 2025 और हमने यहाँ जैव प्रक्रम का ये पार्ट 6ठा वीडियो दे चुके मतलब देने वाले हैं। 5 वीडियो ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं इसका। ठीक है। और आज हम इसमें श्वसन लेने वाले हैं, अर्थात हमारा फेफड़ा किस तरीके से फेफड़ा की बनावट होती है वो काफी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास आपको किया जाएगा इस क्लास के माध्यम में। तो श्वसन, जैसे इसके पहले हमने जैसे भोजन किया तो भोजन का पाचन कितने अंग से हुए वो कंप्लीट किए थे। और अब भोजन पाचन के बाद हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज का हम क्या करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, वहीं से शेड्यूल इसमें श्वसन में हम सब क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए आते हैं श्वसन का क्लास। ठीक है। तो इत्मीनान से आप सभी लोग बैठ जाइए, लेक्चर सुनिए, सिर्फ लिखना उखना कुछ नहीं है। देखिए श्वसन तो कहा जा रहा पाचन के बाद, पाचन बोले तो पाचन की क्रिया कहाँ कहाँ से हुई थी। जैसे भोजन हम मुख से किए थे तो मुख, अमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत 5 भाग में संपन्न हुआ था। और पांचों भाग में भोजन में अलग अलग चीजों का पाचन अलग अलग जगहों पर हुआ था। वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि पाचन के बाद पचा हुआ जो भोजन, जैसे भोजन जो पचा उससे जो अवशोषित किया गया, अवशोषित किए गए जो जीव के शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। जैसे जैसे भोजन हमने किया तो जाहिर सी बात है कि सबसे लास्ट बड़ी आंत से भोजन उसके बाद बाहर चली आती है। छोटी आंत में भोजन से बहुत सारे चीज अवशोषित होते हैं। तो उस अवशोषित जो अवशोषित किया गया आवश्यक पदार्थ, उस पदार्थ को क्या किया जाएगा, तो हमारे शरीर में जितने भी अरबों संख्या में कोशिकाएं हैं वहां तक उसको पहुंचाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। ये भोजन के बाद जो भी चीज हमारा शरीर अवशोषित किया वो, ठीक है, वहां ऊर्जादायक पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह ऊर्जा सभी जैव प्रक्रम को संचालित करती है और भोजन के अणु में बंद बंधन ऊर्जा को मुक्त करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी, एटीपी के अणु में संचित करना ही श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अभी यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, सिर्फ यहाँ आप इतने चीजों पर फोकस कीजिए कि जो हमने भोजन किया, भोजन से अवशोषित अर्थात छोटी आंत में ज्यादा अवशोषित होते हैं हमारे जो शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ हैं, ठीक है, उसको अवशोषित करने के बाद उसको पहुंचाना होता है शरीर की सभी कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, ये हम इतना आप अभी इसमें समझिए। पहले श्वसन क्या है, श्वसन की परिभाषा इधर हम सब देख लेते हैं। यहां देखिए, यहां साफ शब्दों में लिखा गया है श्वसन क्या है। ठीक है, तो देखिए श्वसन एक जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थ के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या बोला जा रहा है कि वह मतलब श्वसन क्या है, तो श्वसन एक जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थ अर्थात जो भोजन हम किए थे कार्बनिक पदार्थ का अवशोषित हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो हमने खाया और अवशोषित हुआ वो वाले कार्बनिक पदार्थ के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा के साथ में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, इसी को श्वसन कहते हैं। फिर से हमारी बात समझिए, जैसे भोजन हमने किया, कार्बनिक पदार्थ का अवशोषित हुआ था शरीर में, अब कार्बनिक पदार्थ का ही चरणबद्ध तरीके से क्या, ऑक्सीकरण के बाद हमारे शरीर को क्या मिला, ऊर्जा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसी को श्वसन कहा जाता, इसी को श्वसन कहा जाता। तो श्वसन का परिभाषा सिंपल, श्वसन वह एक जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का
ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, उसी को श्वसन कहा जाता है। जैसे श्वसन का एक अभिक्रिया आपको बोला जाएगा कि श्वसन का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो आप क्या बोलिएगा? भोजन के बाद कार्बनिक पदार्थ में हमें ग्लूकोज की प्राप्ति हुई थी, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और ये जब ग्लूकोज का अगर ऑक्सीकरण हुआ तो ये टूटा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में क्या हुआ? जल, साथ में क्या? जल, और मिला क्या? ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम सब बाहर ही कर देंगे। अगर समीकरण को संतुलित करना है तो यहाँ 6 और यहाँ 6, ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ हमने श्वसन क्या है वो समझने का प्रयास किया। और आगे बढ़ते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं या श्वसन के कितने भाग में बांटा जाता है। तो एक अनॉक्सी श्वसन और दूसरा ऑक्सी श्वसन। जैसे कार्बनिक पदार्थ का जो हमने ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त हुई और साथ में CO2 हुआ और जल, इसे के जो श्वसन कहें, तो श्वसन के कितने भागों में बांटेंगे? तो श्वसन को 2 भागों में बांटेंगे, एक अनॉक्सी श्वसन और दूसरा ऑक्सी श्वसन। और अब बारी आती है कि ऑक्सी या अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा श्वसन? अनॉक्सी श्वसन। तो देखिए, श्वसन के लिए हम बाहरी वातावरण से क्या खींचते हैं? ऑक्सीजन को खींचते हैं। अगर ऑक्सीजन हम लेना बंद कर देंगे तो श्वसन क्रिया होगी? नहीं होगी। हमारे नाक से जो ऑक्सीजन हमने वायुमंडल से खींचा, ऑक्सीजन खींचा, अब वही ऑक्सीजन अंदर जाकर के अंदर क्या प्रोसेस होता है वो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। पहले यहां समझ लेते हैं अनॉक्सी श्वसन। तो देखिए, कभी कभी जैसे होता क्या कि कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब ऑक्सीजन के कमी में, उस जगह पर ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, तो श्वसन क्रिया होती है। अब जाहिर सी बात कि जहीं मतलब कहीं पर मान लीजिए कि धुआं बहुत ज्यादा है, तो वहां क्या हम श्वसन नहीं लेते हैं, मतलब खींचते हैं। तो वहां पर उस जगह पर क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन का क्या है? अभाव है, अर्थात ऑक्सीजन की क्या है? कमी है, ठीक है। तो कमी में जिसके फलस्वरूप जो ग्लूकोज था, अर्थात कौन? C6H12O6 जो ग्लूकोज था उसका केवल आंशिक निम्नीकरण हुआ। आंशिक क्या हुआ? निम्नीकरण हुआ, और वह बहुत कम मात्रा में क्या उत्पन्न दिया? ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी को हम सब अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन। सर देखिए, फिर से आप हमारी बातों समझिए। पहले श्वसन, तो जैसे हम जो भोजन उजन किए, इसके बाद जो हमारा शरीर कार्बनिक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का अवशोषित किए, ठीक है, और हमने लिया ऑक्सीजन गैस खींचा। ऑक्सीजन गैस खींचने के बाद बना क्या? CO2 बना, और साथ में H2O बना, और प्लस में क्या मिला? ऊर्जा। ये हमारा एकदम शुद्ध, अर्थात एकदम श्वसन क्रिया अच्छे से हुई, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जगह पर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब हमारा शरीर अगर ऑक्सीजन की कमी हो गया, फिर भी श्वसन तो हम मतलब सांस तो हम खींचेंगे ही खींचेंगे, और जब श्वसन क्रिया अगर होगी तो वहां पर ऑक्सीजन का क्या है? कमी है। और ऑक्सीजन का जैसे ही कमी हो गया तो जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा था ना, वो निम्नीकरण अर्थात कम मात्रा में होने लग जाता है। और जैसी कम मात्रा में अगर ऑक्सीकरण होने लग गया ना, तो शरीर में ऊर्जा की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जैसे ही ऊर्जा की अगर कमी हो गया तो शरीर तो डेड करने लग जाएगा ना, थकावट सा फील होने लग जाएगा, बॉडी थका थका सा लगने लग जाएगा, पूरा एकदम मिजाज एकदम अलबलाल सा एकदम लगेगा, लग रहा है जैसे बेकाबू एकदम हो गया है, जैसे एकदम तुरंत सांस लेने के लिए बेचैन हो जाते हैं। कोयला वाला धुआं हो रहा है एगो रूम में आपको, या किसी चीज का धुआं हो रहा, वहां पर आप चले जाइए ना, ऑक्सीजन का क्या? कमी है। श्वसन क्रिया जैसे ही हमने किया, निम्नीकरण हुआ, ऑक्सीकरण नहीं हो पाया पूरे तरीके से। अब जैसे ही निम्नीकरण होने लगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा की क्या होने लगी? कमी होने लगी, और तुरंत बॉडी बोला मस्तिष्क को, चलिए जल्दी से यहाँ से भागिए, ये धुआं में है, आपका जान चला जाएगा। अगर गलती से ऑक्सीजन के अभाव में अगर और ज्यादा समय तक रुक गए और अनॉक्सी क्रिया अगर हुई तो ऊर्जा तो कम मिल रहा बॉडी को और डेड कर जाएगा। इसीलिए उस जगह से हम सब क्या करते हैं? भागते हैं। कुआं वगैरह अत्यधिक गहराई में क्यों नहीं जाया जाना चाहिए? वहां जाने के बाद व्यक्ति का मौत इसी कारण हो जाता है। अत्यधिक गहराई में गए, गहराई में जाने के बाद वहां क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव हुआ, और ऑक्सीजन के अभाव में अगर हमारा श्वसन क्रिया अगर हुई तो अनॉक्सी श्वसन होगा, और अनॉक्सी श्वसन अगर हुआ तो ऊर्जा क्या मिलेगी? कम मिलेगी। और जैसे ही ऊर्जा कम मिलेगी
तो बॉडी क्या करने लगेगा, डेट कर जाएगा, ठीक है, अर्थात मृत्यु हो जाएंगे उस व्यक्ति का। तो ये था हमारा कौन सा, अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन में बस याद क्या रखना है, एक ऑक्सीजन का अभाव और साथ में श्वसन में जो क्या निम्नीकरण, ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक निम्नीकरण होता है, जिसके कारण ऊर्जा नहीं मिल पाती है। और इसी को हम सब, जैसे यहाँ देख लीजिए इस अभिक्रिया में होता है क्या, जैसे ग्लूकोज था, जैसे क्या ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या C6H12O6। अब जैसे ही इसको ऑक्सीजन का अभाव रहेगा तो ये बदल जाएगा, पहले पायरुवेट अम्ल में बदल जाएगा, अर्थात C3H4O3 में बदल गया, ठीक है। अब पहले ऑक्सीजन बदला किस में, पायरुवेट अम्ल में, और पायरुवेट अम्ल के बाद बदलेगा एथिल एल्कोहल में, और साथ में यहाँ ऊर्जा हमें मिलने लगी बहुत कम मात्रा में। और जैसे ही कम मात्रा में, तो यहाँ देखिए एथिल एल्कोहल, तो ये तो शरीर में बढ़ेगा ही ना, हमारे शरीर में जैसे बनना चाहिए क्या, जल बनना चाहिए, CO2 बनना चाहिए और ऊर्जा होना चाहिए श्वसन के लिए। लेकिन यहाँ ग्लूकोज का बना पहले क्या, पायरुवेट अम्ल में ट्रांसफर हुआ। अब पायरुवेट अम्ल के बाद क्या क्या बना, तो एथिल एल्कोहल और प्लस ऊर्जा। तो कम मात्रा में ऊर्जा मिल रहा, शरीर में एथेनॉल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण शरीर क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनऑक्सी श्वसन होता है। ये कौन सा श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में बोला जाता है, एक चीज और समझते हैं कि अनऑक्सी श्वसन में अर्थात ऑक्सीजन का क्या अभाव है, हमारे शरीर में ऊर्जा क्या मिल रही है, बहुत कम, एटीपी एक पर मतलब क्या ऊर्जा ही है, तो हमें 8 एटीपी ऊर्जा बनता है, ठीक है। जब मनुष्य को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे बाई चांस कभी कभी हम सब ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना, और जब ज्यादा काम करते हैं तो उस दौरान श्वसन की क्रिया क्या हो जाती है, तेजी हो जाती है, सांस तेजी से लेना छोड़ना। जैसे अब मान लीजिए आप रेस लगा दौड़ रहे हैं, उस दौरान आपका श्वसन क्या हो जाएगा, काफी तेजी हो जाएगा। श्वसन क्यों तेजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए था, मतलब जिस समय हम दौड़ रहे थे उस समय जो ऊर्जा अत्यधिक खपत हो रहा हमारे शरीर का, और जैसे ही ऊर्जा अत्यधिक खपत हो रहा तो क्या होगा कि वहां से हमने श्वसन मतलब तेजी करेंगे। क्यों करेंगे तेजी, क्योंकि जो ऊर्जा की कमी हो रही थी वो ऊर्जा पूर्ति कैसे होगा, जब हम तेजी से श्वसन करेंगे, और श्वसन करेंगे तो शरीर में मतलब CO2 ग्लूकोज हमारा जो बदलेगा किसमें, CO2 में बदलेगा, और जल और साथ में ऊर्जा मिलेगी। तो ज्यादा ऊर्जा के लिए हमारा जो श्वसन है वो क्या हो जाता, तेजी हो जाता। और वही चीज यहां कहा जा रहा कि अनऑक्सी श्वसन में मनुष्य को 8 एटीपी ऊर्जा केवल बन पाता, जो कि बहुत कम है। जब मनुष्य को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उतनी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ये तो सत्य, श्वसन भी काफी ज्यादा तो लेते हैं छोड़ते हैं। जैसे देखिए रेस के बाद एकदम नाक से भी ले रहे हैं, मुंह से भी ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि उस दौरान हमने जो ऊर्जा ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए था बॉडी को, तो जल्दी ले रहे हैं जल्दी छोड़ रहे हैं, जल्दी ले रहे हैं जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का वहां क्या अभाव है। लास्ट में होता है क्या, जब मतलब देखे होंगे बूढ़ा बूढ़ी लोग या जिनका तबीयत वगैरह खराब हो जाता है, श्वसन करने में मतलब परेशानी होते हैं, तो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर हॉस्पिटल में उसको नाक में लगा दिया जाता है, तो उसको ऑक्सीजन खींचने में क्या होती, आसानी होती है, और पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिल पाता है और शरीर में ऊर्जा बन पाती है, ठीक है। तो यहां पहले हम समझते हैं कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और तब ऑक्सीजन की कमी के कारण, अब जैसे जाहिर सी बात ऑक्सीजन में शरीर की क्या होगी, कमी हो गई, ऊर्जा बहुत कम बनेगा। जब कम बनेगा तो ग्लूकोज का निम्नीकरण होगा, ये तो बहुत अच्छा, और साथ में जो ग्लूकोज हमारा है वो लैक्टिक अम्ल में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल में बन जाएगा, जिससे पेशियां मतलब लैक्टिक अम्ल पेशियों मांसपेशियों में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगा, और जैसी मांसपेशियों में जमा अगर हो गया तो हमें थकान सा महसूस होने लगेगा। सोच लीजिए श्वसन से ऊर्जा की कमी हुई, ऊर्जा की कमी के कारण शरीर में क्या जम गया, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हुआ, लैक्टिक अम्ल जो मांसपेशियों में थकाव उत्पन्न करने लगता है, थकाव सा फील होने लगता है, ठीक है। अब देख लेते हैं वही चीज, यहां देखिए C6H12 ग्लूकोज, और ये बन गया कौन सा लैक्टिक अम्ल C3H4O3, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, तो यहाँ तो ऊर्जा हमें कम मिला, शरीर में लैक्टिक अम्ल क्या हो गया, जमा हो गया, तो बहुते काम कर लिए, बॉडी थक गया, बाद में आराम करेंगे, लैक्टिक अम्ल समाप्त होगी, ऊर्जा शरीर को पूरा मिलेगा, तो एनर्जी हमें मिलेगा, और तुरंत ऊर्जा के लिए हम ग्लूकोज वगैरह लेंगे, C6H12O6 घोलेंगे गिलास में, अब पी लेंगे, और उसके बाद जब इत्मीनान से बैठेंगे तो हमारे जो लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हुआ था वो दूर होगा, और हमें थकान क्या हो जाएगी,
दूर हो जाएगी। तो ये सब अनॉक्सी श्वसन का ही कारण है बाबू। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग अनॉक्सी श्वसन अच्छे से समझे होंगे। अनॉक्सी श्वसन के बारे में एक चीज हम और कहेंगे कि अनॉक्सी श्वसन वह प्रक्रम है जो जाइमेज इंजाइम को प्रभाव में होता है। कौन से इंजाइम? यहाँ पर एक इंजाइम को फोकस करना है। जाइमेज इंजाइम के प्रभाव में होता है, जिसमें ग्लूकोज का सरलीकरण के फलस्वरूप हम बता चुके हैं कि एथिल एल्कोहल और ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्योंकि हमने अभी बोला था इससे पहले कि ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में टूटेगा, और पायरुवेट अम्ल के बाद एथिल एल्कोहल और प्लस ऊर्जा जो कि कम रहेगा। और वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि ग्लूकोज जो है वो जाइमेज, कौन से इंजाइम, जैसे बॉडी में बहुत सारे इंजाइम है ना, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जाइमेज इंजाइम के प्रभाव में श्वसन क्रिया होने लगता है। और जैसे ही इसमें होगा तो ये बनाएगा क्या? एथिल एल्कोहल, साथ में CO2 और बहुत कम मात्रा में क्या? ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको किण्वन कहा जाता है। इसमें एक किण्वन आता है कि किण्वन किसे कहते हैं, तो वही चीज भी बोलना है कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है, जिसमें ग्लूकोज का सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल एल्कोहल में टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी को किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन। देखिए, मिला जुला करके समझने वाली बात इतना ही है बबुआ कि अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होगा। जितनी पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा की कमी महसूस होगी, और उसी से एथिल एल्कोहल भी बनेगा, साथ में लैक्टिक अम्ल भी बनेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा प्रभाव अगर हुआ तो एथिल एल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा। रेस के दौरान क्या? लैक्टिक अम्ल जमाव होंगे। काम के दौरान हमारे शरीर मांसपेशियां में लैक्टिक अम्ल जमाव होगा। जैसे यही हाथ से हथौड़ा मार रहे हैं, अरे सर तो इसमें ज्यादा ना हो रहा है कार्य, तो ऊर्जा इस हाथ को ज्यादा चाहिए ना, तो यहां से क्या होगा? थकान सा महसूस होने लगेगा, हाथ मुड़ेगा ही नहीं। क्यों मुड़ेगा नहीं? क्योंकि ये वर्क ज्यादा किया, लैक्टिक अम्ल जम चुका। और बाद में जब इसको रेस्ट मिलता है तो लैक्टिक अम्ल दूर होंगे और इसको भी ऊर्जा मिलेगा, तो थकान दूर हो जाता। और ये सब अनॉक्सी श्वसन का खेला है बबुआ। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़े। चलिए और आगे बढ़ते, अब आते हैं ऑक्सी श्वसन। अभी हम सब श्वसन ही पढ़ रहे हैं, मनुष्य में श्वसन अभी बाकी है। दंगल तो लंबा चलेगा अभी। ठीक है, श्वसन में हम 0 से लेके हीरो तक के बन जाना। ठीक है, तो आइए ऑक्सी श्वसन। तो कहा जा रहा है कि श्वसन की वे अभिक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है वो ऑक्सी श्वसन। मतलब अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की क्या था? कमी था। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन क्या? पूरा मात्रा में। तो वही चीज कह रहा है ये बाबू कि श्वसन की वे अभिक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहेंगे। अभी जैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजन एकदम पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो हम कौन श्वसन कर रहे हैं? ऑक्सी श्वसन कर रहे हैं। जैसे ही धुआं वाले या कहीं प्रदूषण वाले जगह पर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहां ऑटोमेटिक हमारा बॉडी अनऑक्सी श्वसन करने लग जाएगा, और एक से इंजाइम, कौन सा? जाइमेज इंजाइम के प्रभाव में आएगा और अनऑक्सी श्वसन बॉडी हमारा करने लग जाएगा। बट अभी यहाँ ऊर्जा पर्याप्त है, सॉरी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो ऑक्सी श्वसन हो रहा है, और इसी को ऑक्सी श्वसन कहें। चलिए ऑक्सी श्वसन के दौरान देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया अनगिनत एंजाइम, ये जो अभिक्रिया है वो कौन से एंजाइम? अनगिनत एंजाइम के प्रभाव में होता है। जैसे अनऑक्सी श्वसन एक सिर्फ जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में हो रहा था, बट ऑक्सी श्वसन अनगिनत एंजाइम के प्रभाव में हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें होता है क्या? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह श्वसन कहाँ होती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे मनुष्य का श्वसन देख लीजिए, हम इसके बारे में एक आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन खींचा, फेफड़ा में पहुंचा, अब क्या यही उसका काम है? फेफड़ा में पहुंच गया, श्वसन क्रिया परिपूर्ण हो गया? नहीं सर, वहां नहीं। ये फेफड़ा में तो सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचा, फेफड़ा में ही रक्त में मिलेगा ऑक्सीजन, और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर, रक्त में मिलने के बाद रक्त पहुंचेगा कहां पर? हार्ट में पहुंचेगा, और हार्ट से जब पंप करेगा तो पूरे शरीर में पहुंचेगा ऑक्सीजन लेके। ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। अब पहुंचाएगा कहां? तो ये जो हमारे अंगुली, जो पूरे बॉडी में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ना, उस कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त करेगा।
और यहां देख लीजिए श्वसन में वही चीज हो रहा है। क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे एंजाइम के प्रभाव में होते हैं और यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे शरीर के इस अंगुली में जो लाखों कोशिका है ना, इस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचेगी। और जब इस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या, श्वसन, और यही श्वसन के दौरान यहां देखते हैं कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान, यहां एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये नोट करने वाली बात है कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल, हमने क्या बोला, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो पायरुविक अम्ल में विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल तथा एटीपी बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बातें। ये अनॉक्सी श्वसन का यहां नोट करवा दिया हमें। ठीक है, ऊपर था कौन सा श्वसन, ऑक्सी श्वसन। अगर ऑक्सी श्वसन हो रहा, समझिएगा बात को गौर से सुनिए, अगर ऑक्सी श्वसन हो रहा है तो विभिन्न एंजाइम के प्रभाव में होंगे, ऑक्सीजन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगी और वहीं श्वसन क्रिया परिपूर्ण होगा। अगर अनॉक्सी श्वसन हो रहा तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा और वहां तो सिस्टम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊर्जा कम मिलेगी हमारे शरीर को अनॉक्सी श्वसन में। ऑक्सी श्वसन में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलेगा। ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन एकदम परिपूर्ण चाहिए, एकदम अच्छे से ऑक्सीजन चाहिए। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कमी में होता है। बात समझ गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम आ जाते हैं जंतुओं के बारे में पहले कहानी कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे मनुष्य में, क्योंकि श्वसन तो जीव जंतु भी करते हैं, श्वसन तो मनुष्य भी करता है, तो हम सब तो करेंगे। इसका क्लास तो एकदम लंबा खींचेंगे। पहले जंतु में आ जाते हैं। तो देखिए जंतु में क्या होता है, जंतु, अब गैस का विनिमय, गैसों का विनिमय मतलब क्या हो रहा, गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना। हमारे शरीर में भी श्वसन जब हम किए तो गैस का विनिमय ही हुआ। नाक से श्वसन खींचे, पहुंचा फेफड़ा में, फेफड़ा में पहुंचने के बाद रक्त में मिला ऑक्सीजन, फिर पहुंचा यहां पर, कहां, हार्ट में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन मिला ब्लड में, अब पूरे शरीर में परिवहन हुआ। विनिमय, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, गैसों का विनिमय तो पहुंच रहा है ना। उसी प्रकार जो भी जीव जंतु हैं उसमें क्या, गैसों का विनिमय कैसे होता है। तो यहां देखिए कहता क्या है कि बहुकोशिकीय जंतु में गैसों के विनिमय के लिए निश्चित प्रकार के अंग होते हैं। जैसे जो भी बड़े बड़े जीव जंतु, हम सब एक कोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय, गाय भैंस बकरी, मतलब जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बना उसको बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। अब बहुकोशिकीय जीव में जो श्वसन की क्रिया होगी वह विभिन्न अंगों से होगा। क्लियर, जंतु हम भी हैं, जंतु कुत्ता भी है। गैसों का विनिमय कहां पड़ रहा है, जंतु में गैसों का विनिमय, अर्थात जंतु में श्वसन क्रिया कैसे हुई। तो बहुकोशिकीय जंतु में विभिन्न अंगों के द्वारा संपादित होती है कौन सी क्रिया, श्वसन क्रिया। अब आते हैं एक कोशिकीय जीव में। तो एक कोशिकीय जंतु में विभिन्न प्रकार के प्रजीवी, जैसे एक कोशिकीय जीव में कौन कौन शामिल है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। इसमें गैसीय विनिमय के लिए अंगों की व्यवस्था नहीं होती है। अब बताइए ना, इसमें कौन सा अंग होगा, फेफड़ा होगा और हार्ट होगा और माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये तो एक कोशिकीय है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन इसमें श्वसन के लिए अलग अलग अंग कहां से मौजूद होंगे इतनी छोटी छोटी जंतुओं में। तो एक कोशिकीय में कोई अंग नहीं होता और बहुकोशिकीय में एक अंग के द्वारा संपादित होती है कौन सी क्रिया, तो श्वसन की क्रिया। चलिए तो अभी हम सब बहुकोशिकीय जंतु के बारे में सोचते हैं, एक कोशिकीय को नहीं। चलिए अब बहुकोशिकीय में एक एग्जाम्पल मनुष्य को ही लेते हैं कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। मनुष्य में श्वसन या मानव में श्वसन तंत्र क्या है। आई होप आप सब लोग यहां तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। हमने श्वसन का 0 से शुरू किया और अभी तक 50% पहुंचा चुके हैं, अभी हीरो आपको बनाना बाकी है। तो अभी मानव में श्वसन यहां पर परली ढंग से समझ रहे हैं, एकदम इत्मीनान से। तो बातों को हमारा गौर से सुनिएगा, गौर से एकदम, ठीक है। निश्चित है कि जिस तरीके से अभी पिछले चीजों को हमने समझाने का प्रयास किया, यहां से और बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी एक मनुष्य हैं और हम भी एक मनुष्य हैं, आप भी एक मानव है और हम भी एक मानव है। जानने का इच्छा है, प्रत्येक मानव एक इच्छुक प्राणी होता है।
ठीक है ना। और ये जानने की इच्छा है, श्वसन क्रिया जब हम भी करते हैं ना तो जानने की इच्छा है हमारे अंदर कि हम कैसे संपादित करते हैं श्वसन क्रिया को। ठीक है, तो चलिए मानव श्वसन में आते हैं। तो देखिए मानव श्वसन क्रिया एक जटिल तंत्र द्वारा होती है। अब ये जटिल तंत्र क्या है, तो आसान है, एक कोशिकीय जीव है कि इनमें से ऑक्सीजन लिए और फिर निकाल देंगे, ऑक्सीजन खींचे CO2 निकाल दिए। ये तो नए पढ़ने वाले लोगों के लिए लगता हो, सिर्फ खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, बस इतना ही, इतने से आप संतुष्ट हैं। अरे इतना कम जान के आपको लग रहा है कि अंदर आत्मा दिल आपके संतुष्ट है कि श्वसन हो गया, खींचना छोड़ना, और वो कौची के, हवा के, वायु के बोल के, नहीं सर हम संतुष्ट नहीं। आप भी संतुष्ट मत रहिए इस चीजों से। एक जटिल तंत्र, एक जटिल प्रक्रिया है, विभिन्न तंत्र के द्वारा संपादित होती है और जिसे ही श्वसन तंत्र कहते हैं। मतलब जितने तंत्र, अर्थात मानव के श्वसन में जितने अंग शामिल होंगे उस सभी अंग को श्वसन तंत्र कहेंगे। कंप्लीट सभी को क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र। जैसे नाक से खींचेंगे, नाक के बाद केजा पहुंचेगा, देखिए ना बनबल है, ये ऊपर से पसली टाइट वाला छाती वाला हड्डी, किस लिए, फेफड़ा को ना, फेफड़ा एगो बैलून के तरह है, और ऊपर से कहीं अगर कोई दाब देता तो वो दबले रह जाता, पिचक जाता, तो जिंदगी पिचक जाता। इसलिए ऊपर से एगो पसली दे ले, तो ये जो हड्डी, वो जो पीला कलर वाला, वो पसली ऊपर से सुरक्षा कवच है, छाती के ऊपर सुरक्षा कवच पसली दे ले, और ओकर अंदर है, ओकरे अंदर सब मटेरियल जैसे फेफड़ा हृदय सब उसके अंदर है। ये सब सभी चीजों को समझेंगे। पहले यहां तो देख लीजिए, यही है, यही हमारा फेफड़ा है और पसली के अंदर है, ठीक है ना, ऐसा नहीं, पसली के अंदर है, पसली ऊपर से सुरक्षा, हार्ड हड्डी है ना वो, तो उसके अंदर मौजूद है हमारा। यहां देख लीजिए पूरा श्वसन तंत्र है, यही सब क्या श्वसन तंत्र है, और सभी को समझेंगे श्वसन तंत्र के बारी बारी से सभी चीजों को जरूर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले और अभी आगे बढ़ने का परमिशन हमें दे दीजिए। चलिए तो आ जाते हैं मानव श्वसन तंत्र की बनावट। तो सबसे पहले तंत्र मतलब मानव श्वसन में कितने चीज मौजूद है, कौन कौन से अंग से संपादित होता है वो समझिए। तो सबसे पहला नासा गुहा, ठीक है, दूसरा नेसोफेरिंग्स, और तीसरा लैरिंग्स, चौथा कंठ, और पांचवा ब्रॉक्स या श्वास नली, छठा फेफड़ा, और सातवां डायफ्राम। ये टोटल 7 अंग से मानव श्वसन तंत्र में टोटल 7 अंग मौजूद है। ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारी बारी से जैसे ही हम पढ़ेंगे तो सबका इमेज हमारे दिमाग में पहुंचता जाएगा कि जैसे ही ऑक्सीजन हमने खींचा तो पहले कहाँ पहुंचा, उसके बाद कहाँ पहुंचा, उसके बाद कहाँ पहुंचा। तो 7 शेड्यूल से हम सब याद कर लेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक बार आपको दर्शन करवा दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नासा गुहा। अब नाक, नासा गुहा बोले तो नाक, ठीक है, ये हमारा देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा नाक, नासा गुहा अर्थात नाक का द्वार है। उसके बाद हमारे पास पहुंचेगा कहाँ, श्वास नली में पहुंचेगा। ठीक है, श्वास नली यहाँ समझ लीजिए, कुछ चीजों को समझा रहे हैं। ये पसली है, ये हड्डी ऊपर से है, ठीक है ना। ये वाला भाग, यहाँ वाला भाग जो एगो मोटा जैसे निकले है वो कंठ, यहाँ वाला, ठीक है, कंठ हो गया। उसके ऊपर का जो कंठ के ऊपर जैसे कंठ है जाना है, तो यहाँ से ऊपर का जो भाग है उसी को हम सब ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, ग्रसनी एजे से 2 नली है, एगो मुख वाला एगो नाक वाला। तो यहाँ से मुख जुड़ा और ऊपर से आया था नाक, ठीक है। और यहाँ पर ये श्वास नली है, यहाँ पे ये इस तरीके से ये श्वास नली हम आपको बताएंगे अभी आगे। तो श्वास नली है, और ये वाला चीज यहाँ देख लीजिए, श्वास नली दोनों फेफड़ा में प्रवेश कर रहा है, और इसी को श्वास नलिका भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें इस श्वास नलिका में छोटे छोटे कुपिकाएं होते हैं, अभी आगे इसको हम लेकर के चलेंगे। और ये ऊपर से मजबूत लगी, फेफड़ा को सुरक्षा के लिए पसली दे ले, ठीक है ना। तो अभी इसका पूरे वर्णन अच्छे से हम सब करेंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होइए। तो आपको आते हैं, देखिए पहला पॉइंट क्या होता, नासा गुहा या नाक जिसको कहते हैं, वहां से समझते हैं कि श्वसन क्रिया कैसे संपादित होता है। तो देखिए बोला जा रहा है, क्या चालू है ना सोनू जी, देखिए तो नासा गुहा क्या है, नासा गुहा। देखिए क्लास अभी हम सब लोग भी लाइव आना शुरू हो जाएंगे जल्द, क्योंकि अभी वाईफाई का थोड़ा सा इशू है, तो इसके वजह से, नहीं तो फिर क्लास डायरेक्ट लाइव रहेगी तो हमारे पास भी मतलब पता चलते रहेगा, आप सब लोग डायरेक्ट इत्मीनान से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो जल्द ही हम सब वहां भी पहुंचेंगे। तो सबसे पहला क्या है, नासा गुहा है। देखिए तो नाक श्वसन तंत्र का प्राथमिक और प्रारंभिक अंग है, जाहिर सी बात,
इसको पढ़े की जरूरत है। श्वसन क्रिया कहाँ से ले रहे हैं? नाक से ही ना। तो नाक प्राथमिक अंग हो गया, श्वसन का पहला अंग हो गया। इसके दो, देखिए ना भाई, दो गो नहीं छिद्र है। अच्छा, हम अपना नहीं दिखाते हैं बार बार, नहीं तो अपना दिखावे के चक्कर में कहीं गिर उड़ नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए, यही नाक है ना, हाँ नाक तो है। ये देखिए 2 गो होल, इसको बताने की जरूरत है सर, बेइज्जती करवाइएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छिद्र है, ठीक है, जिससे वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है और नाक के दोनों छिद्र के पीछे जाकर, नाक के दोनों छिद्र के पीछे जाकर एक चौड़ी क्षेत्र में खुलता है, जिसे ही नासा गुहा कहते हैं, ठीक है। और नासा गुहा के आंतरिक भित्ति में एक ग्रंथि होता है बबुआ, जिसको हम सब श्लेष्मा ग्रंथि कहते हैं, और ठीक है ना, जिसके कारण वह गीली होती है। जैसे नाक में वही मलाई घी निकलता जो है, वो किसके कारण? श्लेष्मा ग्रंथि के कारण। क्या बोल रहे हैं कि यही नाक है, जो नाक प्राथमिक अंग है श्वसन का, और यहीं से वातावरण से वायु को क्या करते? खींचे, और खींचने के बाद नाक में दोनों जो छिद्र है वो अंदर जाकर के एक चौड़ी भाग में खुलता है, और वहीं पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है श्लेष्मा ग्रंथि। और वो श्लेष्मा ग्रंथि जो उसको गीला करके रखने में मदद करता, नाक का गीला होना श्लेष्मा ग्रंथि के कारण ही होता है। ये हम स्पेशल नाक के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक अंग यही होगा। और देखिए, इसके बारे में और अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी नाक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। देखिए, बोला जाता नासा गुहा, वही जो नाक के अंदर, नाक के क्या अंदर जो चौड़ी भाग और वहां पर जो श्लेष्मा ग्रंथि हुआ, उसी में बोल रहे हैं कि नासा गुहा पहले और नासा छिद्र से आगे की दीवार पर क्या होता? बाल पाए जाते हैं। जैसे नाक जो, यहां समझिए, यहां समझिए, ये जो अंदर का भाग जहां चौड़ा हुआ ना, उस नासा गुहा के पहले, ठीक है, और पहले, और ये नाक के अंदर आगे वाले भाग में, यहां देखिए, ये बाल जो काट रहे हैं, ये छोटे छोटे क्या होते हैं? उस पे बाल होते हैं। वो तो जाहिर सी बात, आईना में भी हम सब ऐसे करके देखेंगे तो बाल नजर आता है नाक वाला। और नासा गुहा के वो पहले है, ठीक है, बाल होते हैं, जिसका काम क्या? हवा को छानना। जैसे ही हम वायु को खींचे अंदर तो जाएगा तो नाक में ही ना, और नाक में बाल लगल है तो में जो वायु में छोटे छोटे धूल कण रहेंगे ना, वो चिपक जाएगा, और गलती से बाल तर से अगर पार हो गया तो उसके जो नासा गुहा है, उसी के आंतरिक भित्ति में कौन ग्रंथि? श्लेष्मा ग्रंथि। और जो गीला रहता, चिपचिपा रहता, वो जस बढ़े नहीं देगा, छोटे छोटे कण को चिपका देगा। तो जैसे रात उत में होता है क्या कि धूलकण से तो मतलब अंदर नाक भर गया, तो जब ऐसे ऐसे करके यह निकाले तो नकटी जिसको बोलते हैं निकलता है ना, वो कहां से आता? वो जो श्लेष्मा ग्रंथि चिपचिपा पदार्थ था, वहां उसमें जाके धूलकण जमा, और उसी को हम सब बाहर खींचे, ठीक है। तो ये नासा गुहा, हमने बाल ये देख लिया, ये नाक का भाग है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, पहले इसमें चलिए, तो दूसरी भाग, अब जैसे देख लीजिए, इसी में एक चीज और पहले समझ लीजिए, इसी में श्लेष्मा ग्रंथि के बारे में ये हम आपको बतला देते हैं। जैसे क्या बोले कि नाक से जो वायु प्रवेश किया, बाल, बाल के बाद अंदर नासा गुहा चौड़ा भाग, और उसी चौड़े भाग में एगो श्लेष्मा ग्रंथि। और होता क्या है, जैसे हमने श्वसन किया और कोई धूल कण अगर चल गया और श्लेष्मा ग्रंथि अगर जाम कर गया, श्लेष्मा ग्रंथि पर क्या धूल कण जाके जम गया, तो वो अंदर वायु को नहीं जाने देगा, क्योंकि वहां छानने का भी वो काम कर रहा है, एक तरीके से समझिए। और जैसे ही वो जाम हुआ, हम मारते हैं छी, जैसे ही छीके तब पानी के छोटे छोटे बूंद निकला, तब वो जो श्लेष्मा ग्रंथि तो चिपचिपा पदार्थ था वही बाहर निकला, और वो बाहर निकला तो वो जो जाम हो गया था ना, उसी को जब छीके तब बाहर गिरा, तो पूरा एकदम वर्षा के बूंद की तरह एकदम छीके तो निकला था। तो श्लेष्मा ग्रंथि क्या हो गया? साफ हो गया। इसीलिए हमको छींक आता है अक्सर, कि मतलब जो धूल का नाक में अगर जम गया तो वायु अंदर जाने नहीं दे रहा, और जब जाने नहीं दे रहा तो अंदर से, अंदर वाला हवा मारेगा प्रेशर बाहर, कहेगा कर क्या रहे हैं, श्लेष्मा ग्रंथि जाम हो ले, फेफड़ा उल्टा रिएक्शन मारेगा, ऊपर से अंदर वाला हवा को बाहर निकालेगा। तब छीं जब करेंगे तो अंदर का हवा ही ना बाहर निकला, तो श्लेष्मा ग्रंथि के ऊपर जितने भी गीले पर छोटे छोटे कण जमल था, उस सब बाहर। और उसके बाद अब मिजाज ठीक है। सर्दी के दौरान वही होता है क्या, श्लेष्मा ग्रंथि में सूजन आ जाती है। सर्दी जब हो जाता है तो श्लेष्मा ग्रंथि में क्या आ जाती है? सूजन। और जब सूजन आ गया तो मलाई वो ज्यादा छोड़ने लगा, और मलाई जब ज्यादा छोड़ने लगा तो वो चिपचिपा हो ले, अंदर हवा के जा ही नहीं दे रहा। तो नाक में अगर सर्दी हो ले और रात में सुतल है तो नाक तो बंद है प्रभु, तो मुंह से सांस ले रहे हैं, अर्थात श्लेष्मा ग्रंथि बंद है तो मुंह से सांस ले रहे हैं। सुबह उठे
पूरा एकदम साफ उफ किए तो श्लेष्मा ग्रंथि क्लियर, जब क्लियर तो श्वसन क्रिया कंप्लीट अच्छे से। अब देखिए पहला क्या याद हुआ ना, मानव श्वसन तंत्र का पहला नासागुहा। दूसरे पर पहुंचते हैं, और दूसरे पहुंचते हैं कहां, देखिए दूसरे पहुंचते हैं दूसरी भाग नेसोफेरिंग्स, ठीक है। तो नासा गुहा के बाद वायु कहां पहुंचेगा, आगे पहुंचेगा। तो नासा गुहा के आगे घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिंग्स या ग्रसनी कहते हैं। नेसोफेरिंग्स भी हम कह सकते हैं, ग्रसनी भी कह सकते हैं। तो नासा गुहा के मतलब आगे जब बढ़े तो घुमावदार रास्ता मिला, उसी को नेसोफेरिंग्स दिखाएंगे, आपको इमेज में भी समझाएंगे, पहले पूरा कर लेते हैं। देखिए नेसोफेरिंग्स या ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है, जिसको हम सब ग्लाटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाटिक्स कहते हैं। यह एक उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढका रहता है, जिसे एपिग्लास्टिक कहते हैं, और यह श्वास नली को भोजन के कणों को जाने में रोकता है। कोई बड़ी चीज नहीं है। नासा गुहा के जैसे ही घुमावदार रास्ते आगे बढ़े तो ग्रसनी या नेसोफेरिंग्स मिला। इतनी बात क्लियर है ना सर। नेसोफेरिंग्स जो एक छिद्र के द्वारा श्वास नली में खुला, एगो जो छिद्र के द्वारा श्वास नली में खुला उसे को ग्लाटिक्स कहें। ग्लाटिक्स से जो एपिग्लाटिक्स से एगो ढका हुआ रहता है, और ओजे पजू ना, जैसे हम भोजन भी कर रहे हैं और श्वसन भी ले रहे हैं, तो यहां के बाद तो एक गो नली से पार हो रहा, तो भोजन वाला कण श्वास नली में प्रवेश नहीं कर जाएगा। और अगर श्वास नली में गलती से कभी कभी होता क्या है, ये कौन सा एपिग्लाटिक्स जो ढकने वाला एगो है, वो एपिग्लाटिक्स होता है, क्या काम करना क्या कर देता, मतलब दिमाग बिजी है, जैसे खाते समय बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, तब भोजन किए, अब भोजन करने के दौरान भोजन का जो कण था वो श्वास नली में चला गया, तो श्वास नली में उसको जाने देगा नहीं, अंदर वाला हवा बोलेगा फेफड़ा रे तू कहाँ है, इधर तो इधर रास्ता है, तो उस दौरान हम सरक जाते हैं। जहां भोजन अगर श्वास नली में पहुंचा तो जब सरकेंगे तो जो भोजन का कण श्वास नली में गया था ना, वो नाक के मुंह बाहर आ जाएगा। नहीं होता है, पानी पीने के दौरान भी वही क्रिया होती है कि अगर पानी पी रहे हैं, अब पानी जहां अगर श्वास नली में प्रवेश किया, करता कैसे, क्योंकि पीने दौरान अस्थिर से बोला जाता बैठ के पीना चाहिए, बात नहीं कीजिए किसी को, तब बगल वाला चुटकुला कर रहा, हंस भी रहे हैं, आप पानी वो पी रहे हैं गुटू को। अब दिमाग तो चुटकुला सुने पर बिजी था, अब पानी पहुंच गया, प्रवेश कर रहा कहां, श्वास नली में, अब फेफड़ा जाने देगा उसको, आप दिमाग आपका बिजी है चुटकुला सुने में कि फेफड़ों बिजी है, श्वास नली भी बिजी है, नहीं। जैसी श्वास नली में प्रवेश किया, वो अंदर से हवा प्रेशर मारेगा, चल बाहर, और जैसी बाहर मारे तो जो अगल बगल में बैठा है उसको मुंह फचाक दे, तो ये सब क्रियाएं होती है, ठीक है। तो अभी देखिए वो ढका हुआ एपिग्लाटिक्स से होता है, जो श्वास नली भोजन को कण को जाने को रोकता है। यहां आते हैं, यहां समझते हैं। ये देखिए यहीं से ये नाक से वायु प्रवेश किया बबुआ, तो इसी को ना यहाँ चौड़ी भाग हो गया, नासाद्वार कह दिए, और इन्हें से मुंह वाला भी आ रहा, ठीक है, दोनों आ रहा है, ये मुंह वाला इधर से आया और ये इधर से आया। यहाँ जो घुमावदार रास्ता है, यहाँ समझिए, यहाँ जो घुमावदार रास्ता है, यही रास्ता यहीं पर दो भागों में बटेगा, एक भोजन वाला, इसको समझिए, ऊपर से देखिए इन नाक का छेद है, ठीक है, नाक से यहाँ वायु प्रवेश आ रहा, यही जो घुमावदार रास्ता, इसी को नेसोफेरिंग्स कहें, ठीक है। यहां तक के भाग को नेसो क्या कहा गया, फेरिंग्स कहा गया। यहां भोजन आया, ये भोजन इन्हें आया, अब देख लीजिए यहाँ तो दो रास्ता है, यहाँ के बाद क्या रास्ता, दो रास्ता है। अब भोजन वाला जो भोजन अपने रास्ते में जाएगा और श्वास नली अपने रास्ते में जाएगा, और गलती से इसका देखिए ना, अगले में हम एगो दिए होंगे, एक इमेज दिए होंगे, वहां अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो हम आपको अभी इसको समझाएंगे, ठीक है। तो यहां के बाद ये श्वास नली आना चाहिए इस तरीके से, और भोजन वाला अलग होना चाहिए। तो यहीं पर एगो कपाट लगा हुआ है, जैसे ये है, ये वाला, ये जब भोजन हम घटकेंगे तो ये इधर आने लगेगा और श्वास नली से ये इधर आएगा। आप पहले इसी को समझिए, हटाइए, ये घुमावदार रास्ता नेसोफेरिंग्स कहलाया, या इसी को ग्रसनी कहलाया, ठीक है। वहीं पर एक ग्लाटिक्स पाया गया, क्या पाया गया, ग्लाटिक्स। अगला इमेज हम दिए होंगे, ये रहा, ये भाग है एपिग्लाटिक्स, देखिए इस इमेज में भी दिया गया, जरा ये प्रभु देखिए, यही है, ये भाग है जो क्या एपिग्लाटिक्स, यही वाला भाग क्या एपिग्लाटिक्स है। आगे हम दिए होंगे पक्का, इसका एक इमेज दिए होंगे, हाँ यहाँ देख लीजिए, इसको कट करके दिया गया, जैसे ये देखिए, ये है एपिग्लाटिक्स,
एपिग्लॉटिक्स। जब हम यहां से देखिए, यहां से मुख से भोजन ये आ रहा, जब भोजन अगर कर रहे थे तो इधर वाला इसको बंद कर देगा, ये जो ग्लाटिक्स है ना, ये वाला कण यहां से इसको बंद कर देगा, ऊपर और नीचे जाने नहीं देगा, भोजन घटक के नीचे आएगा। हम आपको इसको एक स्पेशल एक 3D वीडियो के माध्यम से इसको हम आपको जरूर समझाएंगे, ठीक है ना। यहां समझ लीजिए, वही चीज यहां भी दिया गया, यहीं पर ये मौजूद है ग्लाटिक्स, एपिग्लाटिक्स, जो कि भोजन के कण और वायु के कण अंदर जाने से क्या करता, रोकता है। हम अवश्य यहाँ पर वीडियो को मतलब लास्ट में हो सकता है या उसके अलग से एक बना करके जरूर देंगे आपको समझने के लिए, वहां समझ जाइएगा, ठीक है। तो ग्रसनी हो गया, हम 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। एक, जैसे ही नाक से श्वसन लिए तो नासागुहा, दूसरा ग्रसनी या नेसोफेरिंग्स, तीसरे पॉइंट्स आते हैं लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स देखिए, नेसोफेरिंग्स से आगे की ओर वायु मार्ग सीधा हो जाता है, वहां कंठ के पहले के क्षेत्र को लैरिंग्स या ग्रसनी तो उसको भी कहें, लैरिंग्स ही कहिए, लैरिंग्स कहा जाता है। और ये उपास्थि का बना होता है, ये नाक, यहां का भाग नेसोफेरिंग्स, और ये जो यहां सीधा हुआ कंठ के आगे वाले भाग, कंठ के आगे इतना ही दूर वाले भाग को क्या कहें, लैरिंग्स कहें। और लैरिंग्स बना हुआ किसके, उपास्थि के बना हुआ। अभी हम 3 ही पॉइंट से समझेंगे, एक नासागुहा, नेसोफेरिंग्स घुमावदार रास्ता, और ग्लाटिक और एपिग्लाटिक्स वहां पर मौजूद था, ठीक है। उसके बाद आगे तीसरे पॉइंट लैरिंग्स, तो नेसोफेरिंग्स के जब आगे पहुंचे तो लैरिंग्स, ठीक है। और कंठ के पहले होता है, ये कंठ के पहले यहां जो सीधा रास्ता है उसी को हम सब लैरिंग्स कहें। तीसरा पॉइंट क्लियर, देखिए लैरिंग्स उपास्थि का बना होता है, ये भी समझ लेना। उसके बाद आते हैं कंठ, चौथा पॉइंट, 7 में हमने चौथा तक पहुंचा। देखिए कंठ या इसको ट्रैकिया कहा जाता है। तो देखिए कंठ क्या है, कंठ यह एक लंबी चौड़ी उपास्थि की बनी हुई नलिका होती है जो लैरिंग्स के आगे, अर्थात लैरिंग्स अगर यहां मौजूद है, ये रहा लैरिंग्स, ये ग्रसनी या लैरिंग्स, ये नेसोफेरिंग्स, ये नासा गुहा, और ये वाला भाग जो है वो कंठ है, ये वाला भाग है जो क्या है, कंठ है। तो देखिए लैरिंग्स के आगे स्थित होता है। देखिए पुरुष की कंठ की उपास्थि उठी हुई होती है, महिलाओं का ये नहीं होता उठा हुआ, लेकिन पुरुष का कंठ क्या होता है, उठा हुआ होता है। कंठ के बीच में ही 2 स्वर पाए जाते हैं जिनके कंपन से वाणी या आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है ना। कंठ के बीच में ही 2 क्या पाए जाते हैं, स्वरज्जु पाए जाते हैं जिसके कारण आवाज उत्पन्न होता है। ये तो आवाज उत्पन्न होना ये अलग पॉइंट है, पहले हम सब यही वायु समझ रहे हैं, श्वसन समझ रहे हैं। नाक में पहुंचा हवा, नासागुहा, के बाद घुमावदार रास्ता नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स के बाद एक सीधा हुआ लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आ गया कंठ, लैरिंग्स के जस्ट आगे बढ़े तो कंठ, वहां तक हवा क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है, ठीक है। ये कंठ तक हम पहुंचा चुके हैं, चौथा पॉइंट क्लियर हो चुका। कंठ, कंठ के बारे में ही सुन लीजिए क्या बोला जा रहा। कंठ के आगे का भाग श्वास नली कहलाता है, कंठ का जो आगे का भाग जो होगा वो श्वास नली कहलाएगा। इस नली की दीवार उपास्थि की बनी होती है, ये वाला भाग ये रहा। अगर मानते हैं आप यहाँ कंठ, तो यहाँ देख लीजिए ऐसे ऐसे उपास्थि, ऐसे ऐसे बना हुआ, यहाँ पर हड्डी भी पाई जाती है, ठीक है ना। श्वास नली कहलाया। देखिए इसमें उपस्थित वलय, देखिए गोल गोल जो हम किए हैं वो एक वलय बनाए, रिंग की तरह बनाए, वलय के रूप में व्यवस्थित रहता है। इसी के कारण वायु अपर्याप्त मात्रा पर रहने पर भी यह पिचकते नहीं है। जैसे देखिए यहाँ का भाग अगर ये वलय के रूप में नहीं बनल रहता ना, तो नहीं बनल रहता यहाँ वाला भाग, ये वाला भाग, तो होता क्या कि जैसे हमने वायु खींचा तो ये फूल जाता नली, नस, और जब छोड़ते तो पिचक जाता। लेकिन ये रिंग के बनल है, वलय नियन है, तो यह ना तो पिचकेगा और ना ही फूलेगा। वायु अगर जा भी रहा तो उसके साइज नहीं बड़ा होगा, और निकल भी रहा तो बड़ा नहीं होगा। मतलब या तो वायु वहां पर कम रहे या ज्यादा रहे, पिचकना और फूलना वाला काम नहीं होगा। किसका, कंठ के आगे के जो भाग है, ठीक है ना, जिसको हम श्वास नली बोल रहे हैं, जो कंठ के नीचे का भाग श्वास नली, ये वो वलय का बना हुआ। अगर ये पिचक जाता ना तो वायु अंदर फिर दोबारा जब हम एक बार खींचे फिर उसको छोड़े और अंदर बार यहाँ वाला श्वास नली चिपक जाता, तो ऊपर से हवा उसमें जैबे नहीं करता। लेकिन ऐसा तो बनावट नहीं है ना, कितनों बार छोड़िए लीजिए, क्योंकि वो एक वलय का बना हुआ है और उपास्थि है, वलय के रूप में होता जो पिचकते नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट्स पर। अगला पॉइंट्स क्या, ब्रॉक्स है। क्या पॉइंट्स है, ब्रॉक्स। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे का भाग ब्रॉक्स कहलाता है, जो श्वास नली या ट्रैकिया जिसको कह सकते हैं, उसके आगे का भाग ब्रॉक्स कहलाता है। और ट्रैकिया के आगे जाकर के यहाँ देख लीजिए, ये जो रिंग वलय वाला आया ना,
इस तरीके से आगे जाकर के उल्टा बाई नियन हो जाता है। कौन से बाई? उल्टे बाई के आकार के हो जाते हैं और दो शाखा में विभाजित हो जाता है। इसी को हम सब क्या कहते हैं? ब्रॉक्स। ये जो दो भागों में बटा उसी को क्या कहें? ब्रॉक्स कहें। ठीक है, ब्रॉक्स तक कंप्लीट, क्योंकि यहाँ ये आगे ट्रैकिया आगे बढ़ करके उल्टे बाई के आकार में हो जाते हैं, जिसको हम सब ब्रॉक्स कहते हैं। दोनों को, इस तरफ वाले भाग को भी और इस तरफ वाले भाग को भी। और ये हमारा फेफड़ा है। ठीक है, अब आते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट आते हैं फेफड़ा। ये देख लीजिए, यही फेफड़ा का इमेज है। ठीक है, तो फेफड़ा समझते हैं। जैसे उल्टे बाई से ब्रॉक्स प्रवेश कर गया अंदर, तो देखिए ब्रॉक्स, जो दोनों ब्रॉक्स से एक एक फेफड़ा लगे होते हैं, तो एगो ई पट्टी एगो ई पट्टी, दोनों पट्टी क्या लगल है? यहाँ देख लीजिए, ये उल्टे बाई आया और ये दोनों बाई से यहाँ पर ये लगा हुआ क्या? फेफड़ा लगल। दोनों पट्टी क्या लगा हुआ? फेफड़ा लगे हुए हैं। अब देख लीजिए, प्रत्येक फेफड़ा जो है वो दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे हम सब फुसफुस वर्णों या पल्मोनरी झिल्ली कहते हैं। जैसे ये जो क्या है? फेफड़ा है, वो दोहरी झिल्ली से बनी होती है, जिसको हम सब पल्मोनरी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी झिल्ली। ब्रॉक्स जब फेफड़ा के अंदर पहुंचता है, तब वहां, यहां देखिए उल्टा जो बाई ये वाला पहुंचा, अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया। इसको देखिए, ये रहा ब्रॉक्स, ये तो उपास्थि वाला हो गया भाग, ये उल्टे बाई। जब ये तो बहुत सारे शाखा में क्या हो चुका है? यहाँ विभाजित हो चुके हैं, छोटे छोटे शाखा। ब्रॉक्स इसमें छोटे छोटे शाखाओं में क्या हो चुका? मतलब बहुत सारे शाखा में विभाजित हो चुका है फेफड़ा में ब्रॉक्स। और क्यों विभाजित हुआ, इसका क्या काम है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। पहले यहाँ विभाजित कर दीजिए इसको छोटे छोटे में। अब देख लीजिए, यहां समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा। प्रत्येक शाखाओं के ब्रॉकियल, प्रत्येक शाखा को क्या कहते हैं? ब्रॉकियल कहते हैं। ये जो जितने भी शाखाएं बटा है, उस सभी शाखा को, जो ब्रॉक्सी फेफड़ा के अंदर जो बहुत सारे शाखाओं में बटा ना, उसे हम सब क्या कहें? ब्रॉकियल कहें। और साथ में ब्रॉकियोल पतली भित्ति वाली कुपिका में खुलती है। बात को यहां गौर से समझिए कि ये जो ब्रॉक्सी अंदर प्रवेश किया और ये जो बहुत सारे शाखा में बटा, फेफड़ा के अंदर बहुत सारे शाखा में जो बटा, उसे हम सब ब्रांकियोल कहें। अब ब्रांकियोल जाके लास्ट हो रहा कहां? एगो कुपिकाएं में। कहां खुल रहा? एक कुपिकाएं में खुलते हैं। और इन कुपिका में ही, वो जो कुपिकाओं में खुला, उसी में बहुत सारे कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। और ये कोशिकाएं पल्मोनरी धमनी द्वारा लाए गए रक्त से भरे होते हैं। बात हमारी समझिए, बात को यहां अब क्लास लास्ट कागार पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है ना, तो इत्मीनान से समझिए। ब्रॉक्सी जैसे ही उल्टा बाई फेफड़ा में प्रवेश किया, तो वो बहुत सारे शाखा में बट गया। और जैसे ही शाखा में बटा, उसे हम सब ब्रांकियोल कहें। अब ब्रांकियोल का सबसे लास्ट भाग छोटे छोटे कुप्पी के आकार के होता है। और वही कुप्पी में पल्मोनरी धमनी द्वारा जो लाए गए रक्त होगा, वो रक्त से भरल होगा। वो जो कुपिकाएं हैं, वो रक्त से भरा होगा। अभी हम आपको समझाते हैं, वो वाले कुपिकाएं दिखाते हैं। पहले इसको देख लीजिए, ब्रांकियोल देख लीजिए, बहुत सारे शाखाओं में विभाजित हो चुका अंदर जाने के बाद, और वो कुपिकाओं से जुड़ा हुआ है। अब पल्मोनरी धमनी रक्त लाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? वही कुपिकाएं। ये देखिए कुपिकाएं आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये देख लीजिए, यही है कुपिकाएं, छोटे छोटे। यहां समझ लीजिए, ये जो अंदर बहुत सारे शाखाओं में जो बटा था, ब्रांकियोल। अब ब्रांकियोल का लास्ट भाग क्या होता है? कुपिकाएं। ये रहा कुपिकाएं। यहां देखिए ना सर, एगो ब्रांकियोल आया ब्रॉक्सी से निकल करके, जो फेफड़ा के अंदर जो ब्रांकियोल आया, उसमें देखिए कितना बहुत छोटे छोटे कुपिकाएं हैं। यही कुपिका गुच्छा के रूप में, ये फेफड़ा के अंदर, ये कहां हम आपको घुमा रहे हैं? फेफड़ा के अंदर। ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब बहुत सारे कुपिकाएं हैं यहाँ पर। ये कुपिकाओं का काम समझिए कितना होता है। ये देख लीजिए, ये यहां से आ रहा अंदर, ये से रक्त आएगा, ब्रोंकियोल। यही है ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल से ही जुड़ा है बहुत सारे कुपिकाएं। इसको समझिए कि दोनों फेफड़ों में मिलकर लगभग 700 कुपिकाएं के गुच्छे पाए जाते हैं। गुच्छा, एगो नहीं कुपिका, 700 कुपिकाएं के गुच्छे। ऐसा गुच्छा दोनों फेफड़ों में 700 से अधिक पाया जाता है। देखिए, कोशिकाओं के भीतर के सतह सल्की एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। इसके अंदर ये है, यही है, ये कुपिका के अंदर क्या पाया जा रहा है? सल्की एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं, जो कुपिकाओं के कारण फेफड़े आंतरिक क्षेत्रफल वास्तविक रूप से बढ़ जाता है। यही क्षेत्रफल कभी बढ़ेगा कभी घटेगा।
फेफड़ा तो ऊपर से हम समझिए रहे हैं कि धड़कन कभी फूल रहा पचक रहा, लेकिन फेफड़ा ना, ये जो कुपिकाएं का काम है फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, ये कुपिकाएं का काम है, जो क्षेत्रफल इसका बढ़ जाता। अभी तक रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिला है, हम आपको वायु माध्यम से कुपिका तक पहुंचाए हैं। नाक, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, कंठ, ट्रैकिया, श्वास नली, ब्रॉक्सी, ब्रैकियोल, कुपिकाएं तक अभी हम आपको ऑक्सीजन क्या कर चुके हैं, पहुंचा चुके हैं। चलिए 7वां देख लीजिए, यही पॉइंट्स में मिल जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन मिलेगा। देखिए डाईफार्म क्या है, यह एक लचीला परंतु मजबूत रचना होती है जो वक्ष को उदर से अलग करती है। यह ऊपर नीचे की ओर फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है, जिसके कारण फेफड़ा पिचकते और फूलते हैं। ये डाईफॉर्म का काम है, फेफड़ा को फुलाना पचकाना, फुलाना, जैसे जैसे उसमें हवा प्रवेश करेगा, वायु प्रवेश करेंगे, फूल जाएगा, छोड़ेंगे पिचक जाएगा, फूल जाएगा पिचक जाएगा, फूल जाएगा पिचक जाएगा। ये काम किसका है, डाईफॉर्म का काम है। किसका काम है, डाईफॉर्म का काम है। ठीक है, और कुछ दिया है, चलिए वे और कुछ दिया, लेकिन हम आपको इसी में अभी लेकर के चलेंगे, किसमें, कुपिकाएं में ही। देखिए इसी कुपिका में होता है क्या कि जो पल्मोनरी धमनी के द्वारा रक्त लाए गए, पल्मोनरी धमनी के द्वारा रक्त जो लाए गए, वह रक्त इस ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, और इसी कुपिकाएं से जो रक्त में CO2 है वो फेफड़ा में आ जाता है। कुपिका में ही हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे फेफड़ा के बारे में मत सोचिए प्रभु, जो दोनों फेफड़ा में 700 से अधिक कुपिकाएं हैं ना, उस कुपिकाएं में हुआ क्या, उस कुपिकाएं में ही ऑक्सीजन ब्लड में मिला, अब ब्लड से CO2 फेफड़ा में आया, और CO2 जब फेफड़ा में आया तो उसको बाहर करेगा फिर से नाक श्वसन के द्वारा, जो हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ना छोड़ते हैं, तो CO2 को कहां छोड़े, बाहर छोड़े। ये सब खेला फेफड़ा के कुपिकाओं में है। रक्त में ऑक्सीजन मिलाना, रक्त से CO2 वापस लेना, कुपिका में। डाईफॉर्म का काम है फेफड़ा को पिचकाना और फुलाना, पिचकाना और फुलाना। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट मानव श्वसन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसके लिए हम एक 3D वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के बाद आपको अवश्य दिखाएंगे, और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से श्वसन आया और मिला। एकदम इंतजार कीजिए आप उस पल का। डाईफॉर्म तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए मानव श्वसन के बारे में 3 पॉइंट्स और रह गया सर, वो 3 पॉइंट समझ लीजिए। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि, सबसे पहले अंतःश्वसन, फिर दूसरा श्वसन या उच्च श्वसन, तीसरे गैस विनिमय, और चौथा गैसों का परिवहन। ये बारी बारी से देख लीजिए कि अंतःश्वसन क्या है, श्वसन क्या है, गैस विनिमय क्या है, गैसों का परिवहन क्या है। अंतःश्वसन के बारे में समझिए क्या कहा जा रहा। जब अंतःश्वसन कैसे कि वातावरण से वायु जब फेफड़ा में प्रवेश करता है तो उसको हम सब निश्वसन कहते हैं या अंतःश्वसन कहते हैं। अरे वायु से, वायुमंडल से वायु फेफड़ा में पहुंचा ना, उसी को तो कह रहे हैं अंतःश्वसन कह रहे हैं। अब देखिए डायक्रम के नीचे की ओर संकुचित होना, जैसे सीने की पसलियां फैलती है, ये इसको छोड़िए, हम जो समझा रहे हैं वो समझिए। वायु अंतःश्वसन के दौरान जब हमारे फेफड़े में पहुंचा, तो जैसे ही पहुंचा तो हमारा फेफड़ा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और जब उसको छोड़ते हैं तो पिचक जाता है। खींचे तो फूला और छोड़े तो पिचक गया। ठीक है, यही बात ये कह रहा। कुपिकाएं में भी वही चीज होता है। वायुमंडल के नाक से ब्रॉक्सी, वो सब कुपिकाएं, ये सब छोड़ी, ज्यादा लंबा खींच रहा है। बाह्य श्वसन समझिए। देखिए बाह्य श्वसन क्या, फेफड़े के अंदर वायु का बाहर आना, एगो खींचना अंतःश्वसन, भेजना बाह्य श्वसन। अब भेजने के दौरान फेफड़ा क्या होता, पिचक जाता, और खींचने के दौरान फूल जाता, वही चीज है। उसके बाद आते हैं उत्तकों। यहाँ श्वसन के उत्तक, जैसे बहुत सारे उत्तकों में गैस का विनिमय कैसे होता है, तो यहाँ चीज वही बोल रहा कि फेफड़ा में स्थित कुपिका, जो छोटे छोटे क्या थे, कुपिकाएं थे, उसमें वायु और कुपिकाओं के आंतरिक भित्ति में जो पल्मोनरी धमनी था, और वही पल्मोनरी धमनी क्या लाया, रक्त को लाया, और रक्त में ऑक्सीजन का
देना, और कार्बन डाइऑक्साइड खींचना। कहां पर? कुपिका में ही हो रहा। कहां हो रहा? उस कुपिका, फेफड़ा के अंदर जो कुपिका स्थित है 700 से अधिक, उसी कुपिका में क्या हो रही है? ऑक्सीजन मिल रही है रक्त में, CO2 फेफड़ा में आ रहा है। ये सब खेला सब वही होता है, और उसी गैस का लेन देन गैस विनिमय कहलाता है। रक्त में ऑक्सीजन का देना, CO2 का लेना, गैसों का विनिमय उसी को कहते हैं। ठीक है। विसरण क्रिया द्वारा कुपिका में भरी वायु, कौन क्रिया के द्वारा मिल रहा? कुपिका में जो ऑक्सीजन है, तो वह विसरण क्रिया के द्वारा वायु का ऑक्सीजन रक्त में चला गया। जो हमने ऑक्सीजन खींचा, फेफड़ा में जो ऑक्सीजन मौजूद है, वह ऑक्सीजन विसरण क्रिया के द्वारा कौची में मिला? रक्त में मिला। ठीक है। रक्त में चले जाते हैं, और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में चली आती है, विसरण क्रिया के द्वारा ही, क्योंकि सब खेला कुपिका का ही है। ऑक्सीजन का देना, CO2 का लेना, सब वहीं पर है। ठीक है ना। अब फेफड़ा पर दबाव पड़ता है, तब कुपिका से भरी हुई दूषित वायु बाहर निकल जाती है। अब फेफड़ा पर दबाव पड़ेगा तभी ना वो बाहर निकला। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला ना नाक से, तो वही हम सब क्या पॉइंट्स था, गैसों का विनिमय, गैसों का लेन देन, सब खेला कहाँ? कुपिका में ही हुआ। ठीक है। और अब आते हैं यहां क्या? गैसों का परिवहन कैसे होता? जैसे पहले ही बताया जा चुका कि ऑक्सीजन पहुंचा रक्त में, ऑक्सीजन में रक्त में पहुंचता, उसे हीमोग्लोबिन नामक परिवहन प्रोटीन ग्रहण कर लेता। रक्त पहुंच गया, सॉरी, रक्त में पहुंच गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ग्रहण कर लिया हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, उसको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, और रक्त के साथ आगे बढ़ा दिया। और हीमोग्लोबिन उत्तक द्रव्य में ऑक्सीजन को छोड़कर मुक्त हो जाता है, क्योंकि जैसे ही यहां मिला, अब मिलने के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के यहां आया, और जैसे ही लेकर के आया तो उत्तक कोशिका तर उसको छोड़ दिया, और वह अपने खुद क्या हो गया? मुक्त हो गया, और वह ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा कोशिका में प्रवेश कर जाती है। यहां समझो ना, हमरे एग्जाम्पल ले लीजिए। कुपिका से ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से उत्तक तक पहुंचा, अब विसरण क्रिया के द्वारा ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन को लेकर के आया, यहां पर विसरण क्रिया के द्वारा उसको छोड़ दिया, उत्तक को दे दिया, कोशिका को दे दिया। अब कोशिका अब इसका क्या करेगा? यहां भी श्वसन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो कोशिका के प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी? श्वसन होगा। और यही खेला था। मिला जुला करके आप पूरा हमरा से समझना चाहते हैं तो 1 मिनट में हम बोल देंगे। नाक से वायु प्रवेश किया, नेसोफेरिंक्स, ट्रैकिया, कंठ और श्वास नली, लैरिंक्स उल्टा बाई के करते हुए फेफड़ा में प्रवेश किया। लैरिंक्स जो बहुत सारे भागों में बटा, शाखा में विभाजित हुआ, और प्रत्येक शाखा से बहुत सारे कुपिकाएं लगल है, और उसी कुपिकाएं में ऑक्सीजन रक्त में दिया और CO2 रक्त से लिया। उसके बाद जैसे ही दिया रक्त में ऑक्सीजन, तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन से पहुंचाया उत्तक तक, और गैस परिवहन, गैस विनिमय के द्वारा ये रक्त का ऑक्सीजन कोशिका को दे दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वो अपना श्वसन क्रिया करेगा, और श्वसन क्रिया के दौरान जो फिर से उत्पन्न CO2 होगा, वह रक्त के द्वारा भेज देगा फेफड़ा में, और फेफड़ा के कुपिका में से ही CO2 फिर से निकलेगा और वो बाहर आएगा। नाक के द्वारा कहां आएंगे? बाहर आएंगे। ये हमारा श्वसन था। ठीक है। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं कि पसीने पसीने कितने हो गए। अब तो यहां के बाद आप सभी लोगों का ही आशीर्वाद चाहिए एक। और क्या बोले सर, जिस तरीके से आप हमें रिस्पांस दीजिएगा हमें ऊर्जा मिलेगी। ऑक्सी श्वसन से नहीं, आपके कमेंट से ऊर्जा मिलेगा, आपके लाइक से ऊर्जा मिलेगा। जैसे ही ऊर्जा मिलेगा धनाक सा दिमाग काम करेगा कि नहीं अभी और समझाना है आपको। और इसका आप हमेशा याद रखें, इस वीडियो के नीचे ही एक 3D वीडियो हम अभी देंगे, जिसमें हम सब श्वसन को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। जितना हम आपको बोल रहे हैं कि श्वसन में कैसे कुपिका, ये हम आपको एक 3D वीडियो के माध्यम से अभी दिखाने वाले हैं। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अब बाकी 3D वीडियो का आप इंतजार कीजिए और जस्ट जा करके देखिए, वो दिया हुआ रहेगा। अब इसको रोकिए सोनू जी। सोनू, तो मतलब इतना ही इस क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।